हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडी। हम लोग क्लास 11 की साइकोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 6th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 6th चैप्टर का भी ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले के जो 2 पार्ट्स हैं, जिसमें हमने सारे लर्निंग के टाइप्स कवर किए थे, लर्निंग की मीनिंग के बारे में जाना था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो लिंक से। और इस पार्ट में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लाइफ में आप जब बड़े होते हो धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, बट उनमें से कुछ चीज़ें आपने पहले सीखी होती हैं, कुछ चीज़ें आप बाद में सीखते हो। तो जो पहली सीखी हुई चीज़ें हैं, उनका क्या नई सीखने वाली चीज़ों पर कोई इफ़ेक्ट होता है क्या? अगर हम, जैसे हमें अगर ऑलरेडी हिंदी आती है, ठीक है, अब हम बड़े हो रहे हैं तो हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हिंदी जो हमें आती है पहले से, वो हमारी इंग्लिश को सीखने में उससे आसान कर सकती है? मतलब इंग्लिश सीखना हमारे लिए आसान बना सकती है, या हेल्प कर सकती है, या और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? शायद हमें हिंदी नहीं आती होती तो हम इंग्लिश और बेटर तरीके से समझ सकते थे। इसको कहते हैं, यानी पहले जो आपने चीज़ें सीखी हुई हैं, उसका आपकी प्रेजेंट जो आप नई लर्निंग्स करना चाहते हो या कर रहे हो, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और ये 2 तरीके की हो सकती है। अगर आपकी पिछली लर्निंग जो है वो आपकी नई लर्निंग को करने में मदद कर रही है, उसे और अच्छी तरीके से करने में आपकी मदद कर रही है, उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और अगर पिछली सीखी हुई चीज़ें आपको नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कन्फ्यूज़ कर रही हैं, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और अगर ये दोनों ही नहीं होता, मतलब पिछली चीज़ें जो आपने सीखी हैं वो बिल्कुल आपके किसी नए चीज़ को सीखने में कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रही, ना आपको मदद कर रही है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र, स्टेट ऑफ ज़ीरो ट्रांसफ़र। नाउ ट्रांसफ़र इफेक्ट जब पढ़ा जा रहा था तो उसमें हमने 2 तरीके के ट्रांसफ़र इफेक्ट समझे। एक था जनरल ट्रांसफ़र और एक था स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। अब जनरल ट्रांसफ़र जो है, उसमें हमेशा ऐसा होता है, जो हमने चीज़ें पहले सीखी हुई हैं वो हमें आगे नई चीज़ें सीखने में हेल्प ही करती हैं। और स्पेसिफिक ट्रांसफ़र में सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के केसेस हो सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज। जनरल, या जिसे हम जेनेरिक ट्रांसफ़र भी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं वो हमें क्या करती हैं, आगे चीज़ें करने में, सीखने में, नए टास्क को मदद करती हैं। जैसे अगर हम, मान लीजिए मुझे कोई राइटिंग कंपटीशन करना है, ठीक है। अब राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ पर्टिकुलर पेजेस लिखने होंगे। अगर मैंने पहले से, मैं मतलब कंपटीशन स्टार्ट होने के थोड़े टाइम पहले से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लगातार स्पीड में लिखने की, तो क्या वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी आगे? ये ऑब्वियस है कि अगर मैंने पहले से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा वार्म अप हो रखा है अच्छी तरीके से, तो जब टाइम होगा व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग फॉर द कंपटीशन, तो मैं और अच्छे से स्पीड में लिख पाऊंगी, अच्छी राइटिंग में अच्छी फ्लुएंसी से लिख पाऊंगी। एंड द जो मैंने पहले प्रैक्टिस की, जो मैंने मेरी पहली लर्निंग थी, इट विल हेल्प मी इन फैसिलिटेटिंग जो हमारा सेकेंड लर्निंग या सेकेंड टास्क है। तो इसमें जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ, यानी पिछला जो हमने काम किया, जो हमारी सीख थी, वो हमें आगे की सीख में मदद कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स लगा रहे हो, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रही है मैथ्स की, और आपने एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, अगर आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको एक अप्रोच पता होती है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्या मेथड्स, क्या फॉर्मूले, क्या आइडेंटिटीज़ लगानी है, सो दैट यू कैन गेट टू द सोल्यूशन। तो जब आप एग्ज़ाम दोगे, या जब आपको कोई नया क्वेश्चन आपके सामने डाला जाएगा, तो आपकी जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को, आपका दिमाग जो खोला है ना उस प्रैक्टिस ने, वो आपको बाकी भी टॉपिक्स में मदद करेगा फास्ट स्पीड से एक्यूरेटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हमारी जो पिछली लर्निंग थी, जो हमारी प्रायर लर्निंग थी, वो मदद कर रही है हमारी नई लर्निंग को या नए टास्क को, दूसरे टास्क को करने में। उसे हम कहते हैं जेनेरिक ट्रांसफ़र। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। यानी अगर आप राइटिंग कंपटीशन लिख लोगे उसके, या अगर आप आपने कल प्रैक्टिस कर रखी थी और अब आप आज बोलो कि मैं बहुत स्पीड में, एकदम उतनी ही स्पीड में लिख पाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टाइम गैप हो गया। या कोई क्वेश्चंस जो आपने मैथ्स में बहुत पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अगर आप सालों बाद उसको बोलोगे कि मैं वो चीज़ अप्लाई कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, वो आप भूल जाओगे, वो डिसअपियर हो जाती है, वो वार्म अप इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, कोई भी जो टास्क होता है उसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला टास्क है उसका कोई स्टिमुलस है और हमने कोई रिस्पॉन्स दिया, और जो ट्रांसफ़र टास्क है, यानी जो हमें दूसरा टास्क करना है, वो बिल्कुल अलग ही काम है। मतलब पहले हम गाना गाना सीख रहे थे, एंड नाउ सेकेंड टास्क इज डांसिंग। तो क्या इन दोनों में कुछ भी ट्रांसफ़र
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बोथ स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज अगर डिफरेंट हैं तो उसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र क्या होगा, नहीं होगा। अगर दोनों ही स्टिमुलाई सेम हैं और रिस्पॉन्सेज थोड़ा सिमिलर हैं तो ट्रांसफ़र इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है। अगर दोनों स्टिमुलाई सेम हैं बट रिस्पॉन्सेज अलग अलग हैं तो क्या पॉजिटिव होगा? नहीं, मतलब उतना पॉजिटिव नहीं, बट थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर दोनों स्टिमुलाई ही डिफरेंट हैं और उनका रिस्पॉन्स सेम है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर दोनों स्टिमुलाई सेम हैं और उनके रिस्पॉन्स सेम हैं बट एसोसिएशंस थोड़ा इंटरचेंज हैं तो यहाँ पर कैसा ट्रांसफ़र होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग में हेल्प करती हैं? ये हमने पहले ही पढ़ा था। डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े थे सारे टाइप्स में वही हैं। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि जो भी नतीजा मिलता है किसी काम को करने का उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब ये पॉजिटिव नतीजा भी हो सकता है और नेगेटिव नतीजा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई इनाम भी मिल सकता है, रिवॉर्ड भी मिल सकता है और थोड़ा पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी मिल सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि हर बार जब आप वो काम कर रहे हो तो हर बार आपको उस काम को करने के लिए कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हर बार जब आपको बहुत मतलब एक काम आप कर रहे हो आपको हर बार रिवॉर्ड मिल रहा है, हर बार रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। तो आप क्या करोगे, वो काम करना छोड़ दोगे। व्हेन यू अब लगेगा कि यार आई हैव हैड इनफ, अब मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट द सेम रिवॉर्ड अगैन एंड अगैन, बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। तो आप वो काम करना छोड़ दोगे। तो इससे क्या होता है, पहले तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हो उस स्टिमुलाई पे क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, बट धीरे 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 वो इफेक्ट कम होता जाता है क्योंकि आपका मतलब बहुत हो गया होता है, आप क्या बोर हो जाते हो उससे। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि एक बार आपको रिवॉर्ड मिलता है बट नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलता है, फिर गैप गैप पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, कोशिश करते रहते हो, आप गिव अप इतनी जल्दी नहीं करते हो। रिस्पॉन्ड तो आप करोगे क्योंकि और हाई रेट से करोगे क्योंकि यार आप सोचोगे कि हो सकता है नेक्स्ट टर्न में मुझे रिवॉर्ड मिले, बट नहीं मिला। फिर आप ट्राई करोगे कि हो सकता है नेक्स्ट टर्न में मिले, फिर आपको मिल जाता है, तो आपके अंदर एक होप आती है, उम्मीद जागती है कि यार फिर मैं अभी कोशिश करता रहता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्न में मिलेगा। तो ये आप उस पर और अच्छे से रिस्पॉन्ड देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्स देते हो उस सिचुएशन पे, उस स्टिमुलाई पे, तो आपका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता जाता है, यानी इसमें रिड्यूस नहीं होगा, उसका इफेक्ट बढ़ेगा, बिकॉज आप और उम्मीद करोगे हर एक उसके बाद जब आपको निराशा मिलेगी तो आप और होप करोगे कि नेक्स्ट एक बार और ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है इस चांस में मिल जाए, और ऐसे करते करते आप बार बार ट्राई करते ही रहोगे। तो एक्सटिंक्शन जो है, एक्सटिंक्शन मतलब कि आप काम करना छोड़ देते हो, आप गिव अप कर देते हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, ये होगा किसमें, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट में जल्दी जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू पार्शियल रीइंफोर्समेंट। और इस फैक्ट को हम क्या कहते हैं, जो एक्सटिंक्शन हो जाता है जब आप कॉन्टीन्यूसली किसी को अवार्ड दे रहे हो और उसमें जो एक्सटिंक्शन हो जाता है और पार्शियल रीइंफोर्समेंट में नहीं होता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट अगर हम करते हैं तो उसमें जल्दी से क्या होता है, गिव अप नहीं करता है पार्टिसिपेंट या जो भी इंडिविजुअल है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। मोटिवेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई आपकी मेंटल थिंकिंग हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्टेट होती है ये एक, जो आपको किसी काम को करने के लिए एनकरेज करती है। मोटिवेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देती है कि आप किसी भी गोल की तरफ उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाते हो, और जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो तब तक आप जो है आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक आप ऐसा करते रहते हो, तब तक आप मोटिवेटेड रहते हो। और अगर मोटिवेशन कम हो गई तो क्या होगा, आप वो चीज़, आप वो गोल कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड आप होगे उतना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे और उतना ही ज़्यादा आप क्या होगा, आपकी पॉसिबिलिटी होगी उस गोल को अचीव करने की। और क्या होता है इसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है बिकॉज वी वांट टू डू दैट, इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं कि मतलब हमें चाहिए करना है बस इसलिए हम कर रहे हैं। लाइक ड्राइविंग सीखना, ठीक है, अब ड्राइविंग सीखने के लिए आपको बहुत मोटिवेशन है, आप वो सीखना चाहते हो बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर, आप करना चाहते हो वो काम, आपको अच्छा लगता है, यू लव ड्राइविंग, यू लव कार्स। बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि उस काम को करने से जिसके लिए आप मोटिवेटेड हो उससे आपको कुछ गोल मिलता है, अटेन करते हो आप कोई गोल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो, वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज उससे आपको कोई मज़ा नहीं मिल रहा, और उससे आपकी एक गोल अचीव होगी, यू वांट अ जॉब, यू वांट टू बी एम्प्लॉयड। तो आपको जॉब चाहिए, काम करना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आप उसके लिए करते हो मेहनत, उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज
प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए मतलब हर इंसान अलग अलग है, ठीक है, सारे ह्यूमंस अलग हैं और हर इंसान एक ही काम को कोई एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई दूसरा शायद ना। मतलब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो स्कूल में, तो हो सकता है कि किसी को इंग्लिश बहुत जल्दी समझ में आती है बट उसे एसएसटी नहीं आती, हो सकता है किसी को एसएसटी बहुत अच्छे से समझ में आती है तो उसे मैथ समझ नहीं आती उतना अच्छे से। तो हर बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में तो इक्वली एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, बट कुछ लोग मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं, कोई एसएसटी में ज़्यादा अच्छा है, कोई का साइंस ज़्यादा अच्छा है। ऐसे करके हर इंसान हर काम को अपने अपने लेवल पर करता है। तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, आप एकदम उसको कर सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी है वो काम करना। वो एक कॉन्टिन्यूम के एकदम लेफ्ट साइड पे आता है। सेकंड, एकदम कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिनको आप एकदम ही नहीं कर सकते, एकदम ही नहीं सीख सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल गाने का उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, पहली बात तो, और उनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती, उनके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता उस चीज़ को, उस काम को करने का। या कुछ लोग बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे, कुछ लोगों को मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती, वो कर ही नहीं सकते, हर साल फेल हुए जा रहे हैं, तो उनके लिए वो टास्क जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। तो वो काम कर ही नहीं सकते, वो लर्न कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बीच में आते हैं, मिडल में आते हैं उस कॉन्टिन्यूम के, जो कि ना इतना मुश्किल होते हैं कि मतलब आप बिल्कुल, मतलब आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उसे कर पाना, और ना ही शायद आपके लिए उतना ईजी होते हैं कि आप बहुत आसानी से भी वो काम कर सकते हो। आप ऐसे काम कर सकते हो बट आपको उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। जैसे कुछ लोग हैं तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है, तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत ईजी होगा बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज उन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं किया और ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट है तो उन्होंने प्रिपेयर भी नहीं किया। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं वो काम करना, बट उनके मतलब दे आर नॉट ऑल प्रिपेयर्ड, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट दे विल बी एबल टू डू इट। तो ये होता है प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग, जहाँ पर हर स्पीशीज़ एक दूसरे से अलग तरीके से किसी काम को करती है और अचीव करती है अपने गोल को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग स्टाइल्स, यानी सबकी अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती हैं, कैसे लोग करते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करना, सबसे पहले चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना, जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करना, फिर उस इन्फॉर्मेशन को याद करना। ये सारी चीज़ें हर ह्यूमन, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला इसमें आता है परसेप्चुअल मॉडलिटी, आप इन्फॉर्मेशन कैच करते किस तरीके से हो। कुछ लोगों को सुनने से यानी ऑडिटरी जो स्टिमुलस होता है वो ज़्यादातर अच्छे से याद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं चीज़ों को, वीडियोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, या खुद बोल बोल कर तेज़ पढ़ते हैं सो दैट उनके कान में उस चीज़ की आवाज़ जाए और वो उसे आसानी से याद हो जाए। कुछ लोगों के लिए विजुअल स्टिमुलाई अच्छा हो सकता है, वो लोग को रीडिंग करने से मतलब सिंपली बिना बोले रीड करने से भी उनको अच्छे से याद हो जाता है। तो हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है। परसेप्चुअल मॉडलिटी सेकंड क्या डिपेंड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे। हर इंसान का किसी कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका भी अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत फन वे में कोई टॉपिक समझा देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कुछ लोग उसको बहुत, अगर डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं, बहुत सीरियसली भी बिल्कुल पढ़ते हैं। तो कुछ लोग उसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो और उसे अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके भी पढ़ सकते हो, और अगर सिर्फ थ्योरी की तरह भी पढ़ सकते हो। ये उस इंसान के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। थर्ड इज़ पर्सनैलिटी पैटर्न्स, आपकी पर्सनैलिटी कैसे आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो, कैसे इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की होगी, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगी। जैसे जिन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट होता है वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है, बट जिन सब्जेक्ट्स में आपको एकदम इंटरेस्ट नहीं होता वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो यहाँ आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट करती है। नाउ देयर आर टू मोर टाइप्स, एक होता है रिलेशनल स्टाइल और एक होता है एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग। रिलेशनल स्टाइल में क्या करते हो आप, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ दे दी जाती है, और एनालिटिकल स्टाइल में आप मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन, रिलेशनल स्टाइल में आप एकदम डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हो, आप मोटा मोटा चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। और एनालिटिकल स्टाइल में आप क्या करते हो, आप हर चीज़ पे बहुत डिटेल में फोकस करके तब उस चीज़ के बारे में पढ़ते हो। कुछ लोगों को क्या है कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है साइंस का, तो वो लोग क्या करेंगे, जितनी बुक में लाइन्स दी हैं बस किसी तरीके पढ़ लो और ख़त्म करो बात को। बट कुछ लोग क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानना है कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, तो वो उस चीज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो वो एनालिटिकल स्टाइल हो गया। लर्न मटीरियल्स दैट हैव अ ह्यूमन सोशल कंटेंट, मतलब आप रिलेशनल स्टाइल में आप क्या करते हो, आप चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो, और एनालिटिकल स्टाइल में आप क्या करते हो, इनएनिमेट और इम्पर्सनल चीज़ें पढ़ते हो, मतलब आप उसको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हो, अप्लाई करके, रिलेट करके नहीं पढ़ते। हैव अ गुड मेमोरी फॉर वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज़, रिलेशनल स्टाइल में आप बोली हुई चीज़ें
जो वर्बली जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो। बट एनालिटिकल स्टाइल में आपके पास एक गुड मेमोरी होती है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए भी, मतलब जो चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, इररिलेवेंट है बिल्कुल, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आपने कभी वो चीज़ें देखी भी नहीं है, बट आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो उन चीज़ों को और वो आप याद कर सकते हो। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अथॉरिटी फिगर्स एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब रिलेशनल स्टाइल में आप दूसरों के ओपिनियंस भी मैटर करते हैं आपके लिए कि वो क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तभी आप वो काम करोगे। अगर वो लोग उस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं तो आप वो काम नहीं करोगे। बट एनालिटिकल स्टाइल में क्या होता है, आप अपना काम करना चाहते हो, आप वो किस तरीके से करते हो, लोग उसको कैसे जज करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट, रिलेशनल स्टाइल में क्या होता है कि हम रियल लाइफ की, जैसे मैंने बोला, चीज़ें पढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या होता था कि सिर्फ थ्योरी और ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, आपको रियल लाइफ से रिलेट करके मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, आपको जो माइथोलॉजी बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो रियल लाइफ से रिलेट करके भी आपको चीज़ें समझाई जाती थी, सिखाई जाती थी। बट मॉडर्न स्कूल सिस्टम में क्या होता है, एनालिटिकल स्टाइल में लर्निंग होती है, यानी जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं सिर्फ उतना आपको पढ़ाएंगे, और डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, वो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिकली रियल लाइफ से कनेक्ट करके हो सकता है वो चीज़ें बता दें, तो वो रिलेशनल स्टाइल में चला जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ कमिंग टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब जब आपको लर्निंग करने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें आपको क्या चीज़ें समझने में, लिखने पढ़ने में, बोलने में, सारी मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे काम जो है इन्फॉर्मेशन को समझना, ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है, आपके सीएनएस में इशू हो सकता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको ब्रेन में कोई इशू हो सकता है, और ये बहुत सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, कोई हैंडीकैप है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, ये आपके अंदर इनहेरिटेड भी हो सकता है, मतलब पहले से, और हो सकता है कि बाद में भी शायद मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया किसी का और उसको सर पे चोट आई, तो वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो इनहेरेंट भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, बट इसका मतलब इलाज पॉसिबल है, कराया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इस पर स्टडी चल रही है, बहुत सारे नए नए तरीक़ों से उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, वो क्या होते हैं, आप लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, इनको अटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्लास में है तो अटेंशन नहीं रहेगा, टीचर क्या बोल रहा है उस चीज़ को सुनेंगे नहीं ध्यान से, समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत देर तक लगातार एक काम नहीं कर सकते हैं अटेंशन से। पुअर स्पेस ओरिएंटेशन एंड इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम, टाइम में भी प्रॉब्लम होती है, स्पेस मतलब कहाँ पर क्या चीज़ें कैसी हैं, कैसी दिख रही हैं, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है। मोटर कोऑर्डिनेशन और मैनुअल डेक्सटेरिटी में भी इश्यूज़ होते हैं। ओरल डायरेक्शंस इनको नहीं समझ में आते, जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते, सोचते क्या बोल रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मिसजज रिलेशनशिप्स एंड फेल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, लोग मतलब लोगों की बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, रिलेशनशिप्स को मिसजज कर लेते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन अच्छा इंसान है और कौन एक्टिंग कर रहा है सिर्फ, ही इज़ नॉट रियल। विजुअल, ऑडिटरी, टैक्चुअल एंड काइनेस्थेटिक मिसपरसेप्शन, मतलब चीज़ों को, स्टेबुलाई को कैच करने में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी। और डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिसका नाम आपने सुना होगा, कहाँ सुना था, कौन सी मूवी में, बताइए। इसमें आपको लेटर्स समझ नहीं आते हैं, वर्ड समझ नहीं आते हैं, आप मिस इंटरप्रेट करते हो, मिक्स कर देते हो चीज़ों को। जैसे ये कॉपी है, अब ये कॉपी किस बच्चे की है, कोई बता सकता है? ये कॉपी है तारे ज़मीन पर मूवी के ईशान की। उसने क्या किया है, यहाँ पर एस को उल्टा लिखा है, आर को उल्टा लिखा है, कन्फ्यूजन है ये। अच्छी तरीके से, सीधी तरीके से उसे चीज़ें समझ नहीं आती, वो ये याद नहीं रख पाता, डायरेक्शन का सेंस नहीं है उसमें कि किस डायरेक्शन में आर राइट साइड बनता है या लेफ्ट साइड बनता है, तो इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। नाउ अब कुछ लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं कि लर्निंग का फ़ायदा क्या होता है, तो इससे बहुत सारी हम बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हैं और बहुत सारी और भी जगहों पर इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट में कैसे होता है। तो इम्प्लोजिव थेरेपी होती है यहाँ पर। अगर इम्प्लोजिव थेरेपी मतलब अगर किसी को किसी चीज़ का फोबिया है, किसी चीज़ से डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को इमेजिन करवाते हैं वो चीज़, उसका उस डर से एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में सामना कराते हैं, सो दैट रियल वर्ल्ड में जब वो उस चीज़ को देखे या उस चीज़ के सामने आए, तो वो उस चीज़ से पहले ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में यूज टू हो गया हो, उस डर को वो कॉन्कर कर चुका हो। ठीक है, तो उसको हम इमेजिन करवाते हैं, जो थेरेपिस्ट होता है उसको इमेजिन कराता है, वो सिचुएशन में डालता है कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या कैसे उस चीज़ को डील करोगे, आपको पहले से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में सिखा दिया जाता है, सो दैट रियल वर्ल्ड में जब उस सिचुएशन में आप आओ तो आप उससे अच्छे से डील कर लो एंड यू ओवरकम योर फियर। फ्लडिंग में क्या होता है, हम एक्चुअली वो चीज़ दिखा देते हैं। इम्प्लोजिव थेरेपी और फ्लडिंग में
हम कराते, डिफरेंस क्या होता है कि इम्प्रोसिव थेरेपी में आपको इमेजिन कराया जाता है, बट फ्लडिंग में हम प्रैक्टिकली रियली आपको उस चीज़ का सामना करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉग से डर लगता है तो हम सच में आपके सामने डॉग ला के खड़ा कर देंगे। हाँ, इट विल नॉट लेट यू हार्म इट, बट सामना करा के आपको यूज़ टू करा देंगे उस चीज़ से। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, इसमें आपको एंग्जाइटी हो रही है या किसी चीज़ का फियर है, तो हम काउंटर कंडीशनिंग करके, यानी एक स्टिमुलस, एक पॉजिटिव स्टिमुलस और एक नेगेटिव स्टिमुलस को हम एसोसिएशन कर देते हैं उनके बीच में। जैसे कोई चीज़ आपके लिए नेगेटिव है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, तो उसके साथ हम कुछ पॉजिटिव चीज़ ऐड कर देंगे कि वो होने पर आपके लिए कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, तो आपके मन में उसके लिए जो एंग्जाइटी है, जो डर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसे हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और एवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होता है इसमें, जैसे कोई माल एडजस्टिव हैबिट्स हैं, यानी जो गलत काम है, जो हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, उन्हें हटाने के लिए हम उसके साथ एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं। उसमें कुछ आपको पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो गए जिसकी वजह से आप खुद ही वो काम करना बंद कर दोगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नाउ सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग आर असर्टिव लर्निंग। असर्टिव लर्निंग में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को जिनको हु आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, जिनको इतना पब्लिक स्पीकिंग में इशू हो या लोगों को फेस करने में हो, स्टेज फियर की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें के लिए हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं असर्टिव लर्निंग के थ्रू। इसमें स्किल डेवलपमेंट आती है, बिहेवियरल थेरेपीज़ आती हैं। बायो फीडबैक में हम क्या करते हैं, बहुत सारी आपकी फिजिकल जो बॉडीली फंक्शंस हैं इनवॉलेंट्री, जैसे योर ब्रीदिंग, योर ब्लड प्रेशर, योर शुगर लेवल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इशू क्रिएट कर सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका जो मॉनिटरिंग है वो आपके सामने रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बिकमिंग ओबीस, ठीक है, आपको ओबिसिटी हो रही है, आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस यू रियलाइज दिस, आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको बार बार आपका वेट दिखाया जा रहा है कि सी यू हैव दिस वेट, तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए मतलब एक जागरूकता आएगी, एंड देन आप मेजर्स लोगे उस चीज़ को, वेट को कम करने के लिए। आप अपनी डाइट सुधारोगे, आप एक्सरसाइज करोगे। तो हम इस तरीके से करते हैं कि सच्चाई को सामने ला के रखते हैं, सो दैट पीपल रियलाइज द ह्यूमन रियलाइजेज दैट, और वो अपने बॉडीली फंक्शन को मेंटेन करने में अपने एफर्ट्स करें। टीचर्स जो है वो मॉडल्स और मेंटोर्स की तरह काम करते हैं। मॉडल्स और मेंटोर्स हमने पढ़ा था कौन होते हैं, जिसमें हम लोगों को ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं। तो जब बचपन में क्या होता है, जब टीचर्स की एक्टिंग हम करते हैं, जो टीचर हमारे फेवरेट टीचर होते हैं, हम उन्हीं की तरह क्या करते हैं, मतलब उनकी एक्टिंग करते हैं, पढ़ाने की एक्टिंग करते हैं, उन्हीं की तरह ड्रेस होने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे लिए मॉडल्स होते हैं, जिन्हें देखकर हम, जैसा वो बिहेव करते हैं वैसा ही हम भी बिहेव करने लगते हैं। चाइल्ड रियरिंग में क्या होता है, आप क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ कर सकते हो, कि क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि आपको क्या काम करने पे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन भी, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग से आप उनको अवार्ड या पनिशमेंट के थ्रू आप उनको चीज़ें सिखा सकते हो। मॉडल और मेंटोर कैसे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, वो कैसे खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, सोशल सेटिंग में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स को आपने देखा कि वो बड़े आते हैं तो उन्हें नमस्ते करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो ये कल्चर आपने भी अडॉप्ट कर लिया। तो आपका जो कल्चर है वो आपके पेरेंट्स से सबसे पहले जुड़ा होता है, तो वो आपके लिए रोल मॉडल्स होते हैं। जो आप उनको देखते हो वो आप वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट करते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा ये 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन मेमोरी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ सो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।